हेलो, यस मैम। आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ मैम। चलो ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने जैसे पिछले वाले लेक्चर में सब कुछ देखा था ना कि रियल गैसेस क्या होते हैं, आइडियल गैस क्या होता है। तो आइडियल गैस वो गैस यस। होते हैं जो कि आपका आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज द पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है, ठीक है। और रियल गैसेस क्या होते हैं, जो आइडियल गैस से डेविएट करते हैं, वो हमारे रियल गैसेस होते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक दिया हुआ है कि पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी हम लोगों ने सारा बताया था। पोस्टुलेट शुरू में ही आप लोगों को बता दिया था हमने कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल हमारे रिजिड स्फीयर की तरह माने जाते हैं और उनका जो कोलिजन होता है इलास्टिक होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, ठीक है। तो फिर हम लोग आते हैं कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक टर्म आती है, आप लोगों के सिलेबस में है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? तो ये जो होता है ना, इट इज अ रेशियो। क्या होता है? एक रेशियो होता है किसके और किसके बीच में? पीवी डिवाइडेड बाई पीवी ऑफ द आइडियल गैस। पीवी मतलब नॉर्मल किसी गैस का आपका जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो वैल्यू है, डिवाइडेड बाई पीवी ऑफ द आइडियल गैस का वैल्यू। किसी भी आइडियल गैस की वैल्यू जो होगी वो वाली, और पीवी डिवाइडेड बाई दिस वन, ठीक है। तो आइडियल गैस का हमारा पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो यहाँ पर पीवी बाई एनआरटी हमने कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक टर्म वीएम इंट्रोड्यूस किया है। वीएम दिख रहे हो? तो वीएम क्या है हमारा? वी बाई एन, दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन क्या है हमारा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल का वॉल्यूम निकलेगा, जिसको कि हम लोगों ने वीएम बोला है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखो, किसी भी आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू जो होती है 1 होती है, मतलब पीवी इक्वल टू पीवीएम आइडियल हो जाएगा। दोनों जो है हमारा बराबर हो जाएगा। तो बराबर होने का मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी हो गया, है ना। यहाँ पे आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एट ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर जेड की वैल्यू जब भी होगी आइडियल गैस की, हमेशा 1 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। तो इस ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाई एक्सिस पर है और प्रेशर क्या है? एक्स एक्सिस पर है। तो आइडियल गैस में क्या होता है कि जैसे आपका यहाँ देखो, आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू 1 है हमारा यहाँ पर। तो जेड इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर एक हमको बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मिलेगा, क्योंकि जेड की वैल्यू हमेशा 1 रहती है, कभी भी किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर कभी भी वैरी नहीं करता है। तो बिल्कुल ये एक स्लीपिंग लाइन, मतलब एक्स एक्सिस के प्रेशर एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन हमारे को जो लाइन मिलेगा वो आपका आइडियल गैस का होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी गैस है, जैसे इवन हीलियम जो है हमारा, आइडियल गैस की तरफ हायर प्रेशर पर बिहेव नहीं करता है। लोअर प्रेशर पर अप टू दिस वन, यहाँ तक क्या है कि वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्रेशर हम लोग बढ़ाते हैं, वो क्या होता है कि उसका डेविएशन शुरू हो जाता है। और गैसेज है जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, अमोनिया है। तो इसमें क्या है, एक डीप का आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे डीप, नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, नीचे जाके फिर ऊपर जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है कि आपका जैसे ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, काफी बड़े बड़े हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन और हीलियम। ये सारे मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन है ना, बहुत लॉन्गर इंटरेक्शन होता है, दूर दूर तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस काफी हाई होती है। इसलिए जो यहाँ पर प्रेशर हम लोग को, दिस इज एट वेरी हाई प्रेशर ऑल दी गैसेस हैव जेड मोर देन यूनिटी। सारे जो गैसेस होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, जेड की वैल्यू एक से ज्यादा होती है, इंडिकेटिंग दैट गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। कोई भी अदर रियल गैस जो होता है आइडियल गैस से कम कंप्रेसिबल होता है। एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एट हाई प्रेशर द मॉलिक्यूलर रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। प्रेशर जब हाई करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल वॉल्यूम है। अगर प्रेशर हमने बहुत ज्यादा ऊपर से लगा दिया, ऊपर से क्या लगा दिया हमने, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज होके कहाँ चली आएगी? यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो एक मॉलिक्यूल का दूसरे के साथ इंटरेक्शन जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास में आ जाएंगे एक दूसरे के। यहाँ तक था तो वॉल्यूम एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स जो थे वो बहुत दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही प्रेशर हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया और एक मॉलिक्यूल दूसरे के काफी क्लोज आ गए।
तो यहाँ पर मॉलिकुलर रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए डेविएशन ज्यादा हो जाता है हायर प्रेशर पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं जैसे कि हाइड्रोजन का है या हीलियम का है, तो उनकी वैल्यू जो होती है ना जेड से कम होती है। देखो we see at moderately low pressure कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन इन सब गैसेस की जो बड़े बड़े गैसेस है ना, दे आर मोर कंप्रेसिबल देन एन आइडियल गैस। आइडियल गैस से ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं ना, लॉन्ग रेंज उनका अट्रैक्शन होता है। यहाँ पर लॉन्ग रेंज अट्रैक्शन आर डोमिनेंट एंड फेवर कंप्रेशन। बिल्कुल अच्छे से वो हम लोग ज्यादा उनको प्रेस कर सकते हैं, उनके बीच की दूरी ज्यादा होती है तो प्रेस उनको अच्छे से ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन सब की वैल्यू जो होती है, इन सब की अमोनिया की, CH4 की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, जेड की वैल्यू लेस देन 1 होती है, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम इन सब की वैल्यू जेड से ज्यादा होती है, जेड इज ग्रेटर देन 1, और आइडियल गैस के लिए केवल 1 होती है। ठीक है, हर एक टेम्परेचर और किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर जेड की वैल्यू हमेशा 1 होती है आइडियल गैस के लिए। और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि CO है, मीथेन है, अमोनिया है, इन सब की वैल्यू जेड लेस देन 1 है, कम है, 1 से कम है। और जो अदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोज गैसेस हैव जेड वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, यस मैम। हाँ, उसके बाद आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कैसे कैसे टेम्परेचर के साथ आइडियल बिहेवियर का वेरिएशन होता है। तो ये वाली ग्राफ भी हमने कल थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। तो देखो जैसे हमारा क्या है, ये जो है किस टेम्परेचर पर है, ये 50 डिग्री है, ये 20 है, ये -25 है, ये 70 है, -70 है। ठीक है, तो हमने ड्रॉ फिर से वही किया है, इधर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है और इधर क्या है, प्रेशर है। लेकिन हमने जो ये एक ही जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस के लिए लिया, हमने नाइट्रोजन गैस के लिए लिया हुआ है ये वाली चीज। तो एक किसी आइडियल गैस का कैसा होता है ग्राफ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर करते हैं तो बिल्कुल स्लिपिंग लाइन आएगा। ठीक है, आइडियल गैस का कैसा आता है, बिल्कुल स्लिपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल आता है। ठीक है, तो जब हमारा टेम्परेचर लोअर है, बहुत कम है, तो क्या होता है, देखो यहाँ से जब -70 है तो क्या हो रहा है, -70 वाला कर्व बहुत डीप में जा रहा है, पहले बहुत डीप में जाएगा फिर आपका ऊपर जाता है। उससे टेम्परेचर हाई किया तो -25 पे देखो थोड़ा सा डीप हुआ है, जैसे जैसे टेम्परेचर हाई हो रहा है उसका डीप घटते जा रहा है, और 50 डिग्री पर क्या हो रहा है, बिल्कुल वो नॉर्मल जैसे आइडियल गैस होता है ऊपर की ऊपर, बिल्कुल ऊपर ही है, यहाँ पर कोई डीप नहीं है 50 डिग्री पर। ठीक है, तो जो 50 डिग्री टेम्परेचर है जिस पर कि ये आइडियल की तरह थोड़ा सा बिहेव कर रहा है, आइडियल गैस की तरह, तो इस वाले टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉयल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, बॉयल टेम्परेचर, सॉरी BO, बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए हमारा बॉयल टेम्परेचर क्या है, 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, वैसे हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है। देखो इन अदर वर्ड्स द प्रोडक्ट PV रिमेन्स कांस्टेंट, बॉयल टेम्परेचर जो वैसा टेम्परेचर होता है जबकि हमारे वो जो गैस है बॉयल्स लॉ को फॉलो करे। बॉयल्स लॉ क्या होता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो इस वाले इक्वेशन को जब फॉलो करने लगता है जो भी गैस, तो उसका लाइन जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, कोई कर्व नहीं जाएगा, डीप नहीं जाएगा नीचे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो जब बॉयल्स लॉ को जो भी गैस फॉलो करता है जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन के लिए 50 डिग्री है, और क्या है कि जैसे हीलियम के लिए -250.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, हर एक गैस के लिए अलग अलग ये टेम्परेचर होता है। अब आते हैं कि हमारा जो है ये डेविएशन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है जिसके चलते कि डेविएट हो रहा है। तो इसके लिए द फॉलोइंग टू पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी डू नॉट अपीयर टू होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशन। आइडियल गैस के जो हमने काइनेटिक थ्योरी में जो पोस्टुलेट्स माने थे, तो दो उसमें से एक ऐसे पोस्टुलेट्स हम लोगों ने जो माना है वो गलत माना है, जो कि नहीं होता है। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट क्या था कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल, volume occupied the molecule themselves is negligibly small as compared to the total volume occupied by the gas.
हमने काइनेटिक थ्योरी में माना था ना कि टोटल वॉल्यूम, जैसे ये हमारा कंटेनर है और यहाँ तक हमारा पूरा गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ है, तो एक एक मॉलिक्यूल का जो क्या है वॉल्यूम है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है टोटल कंटेनर के वॉल्यूम के निग्लिजिबल है। टोटल कंटेनर का वॉल्यूम हमारा कितना है, इतना है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना है, इतना है। तो इसी तरीके से हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। टोटल कितने हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो अगर n कर दोगे तो बहुत ज्यादा अगर मॉलिक्यूल्स है तो हम लोग इस टोटल कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा ना उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो अगर स्पेस हमारा कम है तो एक मॉलिक्यूल इतना इतना पास में आएगा तो भी तो कुछ ना बन जाएगा ना। इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया कि नहीं किया, किया? हेलो, Yes, ma'am. हाँ, जैसे ये टोटल हमारा कंटेनर का वॉल्यूम है। अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे पास n है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो क्या हम इस वॉल्यूम का इसके कंपैरिजन, मान लो इतना दूर का वॉल्यूम जो है टोटल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम हो गया पूरा, अगर पास में आ गया तो इतना हो गया, तो इसके कंपैरिजन में हम लोग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने काइनेटिक थ्योरी में माना था, काइनेटिक थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट था, हमने माना था कि जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, एक एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है या टोटल नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल होता है ना। हमने क्या माना था उसको कि वो निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाइड इसमें जरूर होता है। तो पहला पोस्टुलेट यहाँ पर हम लोग इसको हटाते हैं और उसके जगह पर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं, अगर हम मान लो इस गैस का प्रेशर कम किया, यहाँ पर प्रेशर P है और उस प्रेशर को हमने और ज्यादा बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाएंगे, इस पर प्रेशर लगाएंगे तो कंटेनर कहाँ चला जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा ना। प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऊपर से कंप्रेस हो जाएगा ना ये पूरा। Yes, ma'am. हाँ, तो जब कंप्रेशर अगर हम लोग इसको प्रेशर ज्यादा अप्लाई करते हैं तो अब हमारे पास वॉल्यूम इतना ही बचा है ना, कितना बचा, इतना वॉल्यूम केवल बचा, इतना नीचे तक। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम इतने हैं हमारे पास, पहले से पता है हमको कि इतने सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। वॉल्यूम केवल मैंने वॉल्यूम का बात किया कि इतने वॉल्यूम ऑक्युपाइड जो होगा गैस के थ्रू होगा, और ये टोटल वॉल्यूम हमारा है यहाँ पर। अब प्रेस किया तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, बस उनके पास इतना ही जगह है, तो उसके कंपैरिजन में हम लोग वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना वॉल्यूम हम लोग इसके कंपैरिजन में निकलो, क्योंकि 1/3 पार्ट है कि नहीं है। देखो अगर 4 पार्ट करोगे तो 1/4 पार्ट क्या है, वॉल्यूम ऑफ दी गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई कर लिया इतना दूर में, है ना। तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन मान लो जब पूरा दूर तक फैला हुआ था तो उस कंपैरिजन में हमारा छोटा सा था, लेकिन जब प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये वॉल्यूम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो यही इन्होंने करेक्शन कर दिया। तो आइडियल गैस सिचुएशन PV = nRT है ना। उसमें क्या किया कि वांडरवाल एक साइंटिस्ट है जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वांडरवाल इक्वेशन, और इन सारे टर्म्स को करेक्ट किया, प्रेशर के टर्म को और वॉल्यूम के टर्म को। PV = nRT में P और V के करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस किया, और उस इक्वेशन जो फाइनल आता है उसको कहते हैं वांडरवाल इक्वेशन, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, so the total volume of gas will decrease appreciably, whereas the volume of the molecules will remain constant. जब हम लोग मान लो अगर बहुत हाई प्रेशर लगाते हैं, if pressure becomes too high, अगर मान लो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा देते हैं, the total volume of the gas will decrease appreciably, whereas the volume of the molecules will remain constant, almost the same, ठीक है। अगर हमने प्रेशर लगा करके वॉल्यूम कम कर दिया इसका, तो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो उतना ही रह जाएगा ना, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं कम होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना ही रह जाएगा, लेकिन इसका वॉल्यूम कम हो गया, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस 3 पार्ट में एक पार्ट उसका पूरा मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो गया, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत दूर तक फैला हुआ था तब उस समय थोड़ा सा था तो इग्नोर कर सकते थे हम लोग, ठीक है। Under condition of high pressure, the volume occupied by a gas will no longer be negligible in comparison to the total volume of gas. जब प्रेशर बहुत ज्यादा लगाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, यही पहला पोस्टुलेट था। Therefore,
the postulate number 1 therefore is not valid at high pressure at low temperature. हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर पहले वाला पोस्टुलेट जो कि ये वाला था काइनेटिक थ्योरी का, वो वैलिड नहीं होता है। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, उन्होंने बोला था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल। कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है। ये जो अजम्पशन है ये केवल लो प्रेशर पर वैलिड हो सकता है, जबकि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर वैलिड हो सकता है, जबकि बिल्कुल मॉलिक्यूल्स क्या है, फ्री है घूमने के लिए कहीं भी, एक दूसरे के पास बिल्कुल आ ही नहीं रहे। जब बहुत ज्यादा जगह है इनके पास तो एक मॉलिक्यूल दूसरे के कहीं भी घूम रहे हैं, मतलब कि प्रेशर बहुत लो है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो कहीं घूम रहे हैं। लेकिन अगर प्रेशर बहुत हाई कर दोगे, प्रेशर दबा करके तुमने कंटेनर को इतना से इतना कर दिया तो एक मॉलिक्यूल दूसरे के पास आ जाएंगे ना। यस मैम। हाँ, तो जब पास आ जाएंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल नहीं होगा। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो निग्लिजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के पास आ गए ना, एक दूसरे से बार बार टकराएंगे, है ना। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर तो वैलिड होगा ये वाला चीज, एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर टेम्परेचर तुम्हारा लो है और प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसमें वॉल्यूम कम हो गया तो एक दूसरे से इंटरेक्शन ज्यादा होगा और अट्रैक्शन उसमें होगा, ठीक है। तो देखो, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देयरफॉर आर एप्रिसिएबल एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड। उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जब प्रेशर वाले काम के लिए जब उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया उसको कहते हैं प्रेशर करेक्शन, और वॉल्यूम के लिए जो किया तो उसको कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि जब आइडियल गैस की तरह नहीं बिहेव कर रहा है तो एक्चुअल इक्वेशन होगा कैसे, क्योंकि अब पीवी इक्वल टू एनआरटी को तो फॉलो करेगा नहीं वो, है ना। नहीं, क्योंकि प्रेशर तुम्हारा बिल्कुल उतना नहीं रह गया और वॉल्यूम भी उतना नहीं रह गया, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी कभी फॉलो नहीं करेगा, है ना। तो इसके लिए ही वॉन डर वाल इक्वेशन हमारे यहाँ पर आता है, एग्जिस्टेंस में आता है। 1873 में फिर वॉन डर वाल प्रोपोज्ड हिज फेमस इक्वेशन ऑफ स्टेट, कब किया था, 1873 में किया था, हिज फेमस इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, जो गैसेस रियल गैसेस और इम्परफेक्ट गैस, रियल गैसेस को इम्परफेक्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि मॉडिफाइड, उन्होंने उसको दूसरे तरीके से लिखा, तो मॉडिफाई किया, ठीक है। He modified the ideal gas equation by suggesting that the gas molecules were not mass point but behave like rigid sphere having a certain diameter। जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल मास पॉइंट की तरह काम नहीं करते हैं, बल्कि एक रिजिड स्फीयर की तरह है, और उनके कुछ डायमीटर भी होता है, उसका कुछ मतलब जैसे स्फेरिकल तो है बट उसका कुछ रेडियस होगा ना, स्फीयर है तो क्या होगा, कोई भी चीज मान लो सर्कुलर या स्फेरिकल है तो कुछ ना कुछ उसका रेडियस होगा, थोड़ा सा भी है, इतना छोटा भी है तो फिर थोड़ा सा तो कुछ रेडियस होगा ना इसका। यस मैम। हाँ, एंड देयर एग्जिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। पहला तो रेडियस है तो वॉल्यूम हो गया, रेडियस है तो स्फीयर है तो इसका मतलब कि वॉल्यूम होगा उसका, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, जब वॉल्यूम बहुत कम हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी होगा एक मॉलिक्यूल का दूसरे से, ठीक है। There exists intermolecular force of attraction between them। तो उन्होंने टू करेक्शन टर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉन डर वाल आर डिस्क्राइब्ड बिलो। यहाँ पर हम लोगों ने करेक्शन टर्म, आइडियल गैस ये है, इसमें प्रेशर में और वॉल्यूम में दोनों में हमने करेक्शन टर्म यूज किया और वो वैलिड हुआ रियल गैसेस के लिए, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम में हमने कुछ करेक्शन किया और उसको फिर हमने रियल गैसेस के लिए वैलिड किया, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो जब वॉल्यूम का करेक्शन हुआ तो जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमारा B है, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है, B है, तो n मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, n इंटू B हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम B है तो n मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, n इंटू B, ठीक
ठीक है, तो उन्होंने वॉल्यूम वाले टर्म में कितना इस वाले टर्म को लेस कर दिया। जैसे वॉल्यूम हमारा V है ना आइडियल गैस के लिए, तो इन्होंने क्या किया कि जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है उसको लेस कर दिया, N into V, ठीक है, V माइनस NB, ये होगा तुम्हारा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। एक्चुअल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V माइनस NB हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, so in order to understand the meaning of correction term NB, let us consider two gaseous molecule. NB कैसे आया? Two gaseous molecule as unpenetrable and incompressible sphere. हमने देखो यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया है, ये एक गैस मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ठीक है। दोनों को हमने क्या माना, एक रिजिड स्फीयर माना है कि ये एक रिजिड स्फीयर है, और ये दोनों एक दूसरे से इस डी डिस्टेंस से ज्यादा पास नहीं आ सकते हैं। इस वाले से कोई भी मॉलिक्यूल जो होगा, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से बहुत ज्यादा ना ये इधर जा सकता है ना ये इधर जा सकता है। ये जो है मिनिमम डिस्टेंस है जो कि एक दूसरे के पास जाने का, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या है, d। d is the distance which is the minimum so that the molecule A and B can approach each other. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के जो पास जाने का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है तुम्हारा d, ठीक है। और स्फीयर का जो होता है वॉल्यूम क्या होता है हमारा, 4/3 पाई r क्यू होता है ना। किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई r क्यू होता है, तो r की जगह पर यहाँ पर d है, तो 4/3 पाई d क्यू हो जाएगा। इसको कहते हैं 4/3 पाई d क्यू को बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। Therefore, the excluded volume per molecule is thus half the above volume. इसका आधा हो जाएगा एक मॉलिक्यूल के लिए। यहाँ तो दोनों के लिए हम लोग लेकर चल रहा है ना, तो एक के लिए इसका जस्ट आधा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2/3 पाई डी क्यू, और 4 टाइम्स दी, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/6 हो जाएगा यहाँ पर, और ये ऊपर 4 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स दी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दी गैस मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का गैस मॉलिक्यूल का जितना वॉल्यूम है उसका 4 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेनली तुम लोगों को देखना है, जैसे कि डेरिवेशन तो तुम लोग को बहुत नहीं चाहिए, लेकिन वॉन डेर वाल इक्वेशन कैसा दिखता है, और ऑनर्स के लिए तो है उन लोगों का, लेकिन सब्सिडी में उतना डेरिवेशन नहीं है। तो वॉन डेर वाल गैसेस कैसे दिखते हैं ये तुम लोगों को जानना है, ठीक है। तो ये करेक्शन टर्म क्या हो गया, V माइनस NB, और B जो होता है, B को हम लोग को वॉल्यूम भी बोलते हैं, B को को वॉल्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। अब पहला हो गया, पहले वॉल्यूम में करेक्शन हो गया, ये V माइनस NB हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम में करेक्शन हो गया। अब आते हैं प्रेशर में करेक्शन कैसे करना है, क्यों करना है, ठीक है। प्रेशर में करेक्शन क्यों करना है, जैसे मान लो एक कोई मॉलिक्यूल है जो कि बीच में है, ये एक कंटेनर है, और ये यहाँ बीच में एक मॉलिक्यूल है, जैसे C लिखा है ना, यहाँ पर C लिखा है, तो C पॉइंट पर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो इसके चारों तरफ बैलेंस फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी लग रहा है, मतलब चारों तरफ से ये बैलेंस्ड है ना। C मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लग रहा है चारों तरफ से बैलेंस है क्योंकि वो बीच में है। लेकिन एक मॉलिक्यूल जो जाकर के वॉल पर कोलाइड कर रहा है, W वॉल पर जब कोलाइड कर रहा है तो क्या है कि जो फोर्स लग रहा है वॉल की तरफ से वो अलग है, लेकिन इधर की तरफ इंटरेक्शन है ना, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन इधर है, लेकिन इस साइड कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब इनबैलेंस फोर्स इधर है। इस वाले W पर इनबैलेंस फोर्स है, लेकिन C पर क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है। हाँ, तो in the derivation of an ideal gas equation, it was assumed that no intermolecular force of attraction is acting between the molecules, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, actually it is not so. In order to take into account the effect of intermolecular force of attraction, let us consider the molecule lying somewhere in the midst of the vessel. पहले हमने vessel यहाँ पर माना और दूसरा यहाँ पर माना, तो यहाँ पर तो बैलेंस फोर्स है लेकिन यहाँ पर इनबैलेंस फोर्स है,
तो इस वाले के लिए molecule approaches the wall of the vessel, so it will experience attractive force from the bulk molecule. इधर की तरफ तो इसको इंटरेक्शन मिलेगा, लेकिन इधर की तरफ कोई इंटरेक्शन नहीं मिलेगा. It will strike the wall with a lower velocity and will exert a lower pressure than it would have done if there was no force of attraction. ठीक है, तो इसीलिए हमने प्रेशर जो होगा यहाँ पर, ये वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा. तो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या है, हमने पहले टोटल प्रेशर हमारा P था, अब उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है इस वाले मॉलिक्यूल पर, तो ये हो जाएगा P प्लस स्मॉल p. ठीक है, अब स्मॉल p का कैलकुलेशन, हाँ स्मॉल p का कैलकुलेशन ये है, बट एक्चुअली तुम लोगों को अभी इसमें देखना नहीं है. अच्छा ऑनर्स के लिए होगा. ठीक है, तो जो प्रेशर स्मॉल p का करेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted on a single molecule which is about to strike the wall evidently depend upon the number of molecules. उसके अगल बगल कितने number of molecules per unit volume है in the bulk of the gas, कितने उसको खींच रहे हैं. It directly depends upon the density of the gas, कि कितना ज्यादा है डेंसिटी. तो प्रेशर मतलब इनडायरेक्टली क्या है, जो स्मॉल p है वो हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, रो पर, डेंसिटी ऑफ द गैस पर. ठीक है, और डेंसिटी जो होता है हमारा क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू m/v होता है, मास बाय वॉल्यूम. इसका मतलब कि रो जो है हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, 1/v के. रो जो है, डेंसिटी जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है. तो प्रेशर जो होगा हमारा डायरेक्टली यहाँ पर देखो स्क्वायर ऑफ दी है, स्क्वायर ऑफ डेंसिटी है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो 1/v स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा. तो ये कांस्टेंट जो है हमने a माना है यहाँ पर, a. प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर हटाएंगे, इज इक्वल टू देंगे, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस. गैस किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा, a का वैल्यू वेरी करेगा. ठीक है, तो प्रेशर हमारा टोटल प्रेशर अब क्या हो गया, P प्लस a/v स्क्वायर. टोटल प्रेशर एक मॉलिक्यूल का क्या हो गया, P प्लस a/v स्क्वायर हो गया, और वॉल्यूम क्या हो गया, V माइनस b हो गया. तो काइनेटिक गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस कैसा बन जाएगा, Pv इज इक्वल टू nRT की जगह पर P की जगह क्या हो गया हमारा, P प्लस a/v स्क्वायर हो गया. प्रेशर बढ़ गया ना, Yes, ma'am. P प्लस a/v स्क्वायर हो गया, और वॉल्यूम जो है वो हमारा घट गया, V माइनस nb था ना. यहाँ 1 मॉलिक्यूल के लिए 1 मोल ऑफ गैस के लिए किया हमने, इसलिए n की वैल्यू 1 पुट किया है. अगर n मोल के लिए पुट करेंगे तो ये वाला इक्वेशन फाइनल इक्वेशन होगा हमारा. ठीक है, P प्लस n स्क्वायर a/v स्क्वायर इंटू v माइनस nb इज इक्वल टू nRT. इसको कहते हैं वान डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस. वान डर वाल इक्वेशन ऑफ रियल गैसेस. ठीक है, खुशबू Yes, ma'am. कोई दिक्कत है, नहीं. तो इसका अभी पीडीएफ भेजेंगे ना, इसको तुम एक बार पढ़ना, अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर हमको बताना. ठीक है, ठीक है. ठीक है ना, उसको पढ़ना. उसके बाद फिर आइडियल गैस, रियल गैस, और वो जो ऊपर का हम लोगों ने देखा था ना अभी, क्या कहते हैं, ये सारे ग्राफ, हाँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो इसको फिर से हम उसके नीचे मैथमेटिकल फॉर्म भी आएगा अभी तुम लोग का. इसके बाद इक्वेशन ऑफ स्टेट हमने कर लिया इसको. अब इसके बाद तुम लोग का एक फिर से उसमें क्या वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या होगी. प्रेशर बढ़ गया तो P प्लस P है हमारे यहाँ पर, और वॉल्यूम जो है V माइनस nb हो गया है. ठीक है, Yes, ma'am. तो कल इसके आगे फिर बताएंगे हम तुमको. ठीक है.